नमस्कार दोस्तों, कोक से कोटे तक में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कार्बन कॉपी। सुहानी के अपने केबिन में जाने के बाद रजत फुसफुसाकर अरमान से बोला, हाय, अब तो तेरी मॉम के ऑफिस में मेरा आना जाना लगा ही रहेगा। रजत मस्ती भरे अंदाज में था। वो क्यों भला? तुझे क्या काम है मॉम के ऑफिस में? अरमान रजत के मनचले स्वभाव को जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करता हुआ मुस्कुरा कर बोला, कैसी बातें करता है तू? इतनी खूबसूरत लड़की अपनी पिए रखी है तेरी मॉम ने। अपनी तो उससे मिलना तो अब आना ही पड़ेगा ना। तुझे तो पता ही है ना कि खूबसूरत लड़कियां मेरी कमज़ोरी हैं। ओए भाई देख, हर लड़की तेरे टाइप की नहीं होती, कुछ मेरे टाइप की भी होती हैं। उससे दूर रह तू। और उसे माँ ने रखा है तो कुछ सोच कर ही रखा होगा। आए हाय, तेरे टाइप की क्या बात है। मेरे ब्रह्मचारी दोस्त का दिल भी आ गया इस लड़की पर। रजत उसकी खिंचाई करता हुआ बोला, क्या बकवास कर रहा है तू? वो एम्प्लॉय है मेरी, मेरा मतलब है माँ की। हमारा ऐसा सोचना गलत है। तू मत सोच, मैं तो सोचूंगा भाई। और सोचने पर किसी का कोई कंट्रोल थोड़ी है। मैं तो कहता हूँ तू भी सोच ले थोड़ा। अरे मज़ा आ जाएगा। पागल वागल है क्या यार? हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। और वो अच्छी और संस्कारों वाली लड़की है। और देखा नहीं उसके तेवर कैसे थे? हाँ भाई हाँ, तेवर तो गजब के थे। तीखी मिर्ची है, पूरी तीखी मिर्ची। खाने में मज़ा आएगा। रजत, अरमान ने तेज स्वर में डांट दिया, कैसी बातें कर रहा है तू? अश्लील आदमी। लड़की देखी नहीं, बस चलने लगा गंदा दिमाग। रजत उसकी डांट पर भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। भाई बड़ा ही बेशरम है तू, अरमान बुदबुदाया और गाड़ी के ब्रेक लगाए और वो सीधा घर पहुंच गए। अब कैसी तबीयत है मॉम? अरमान सीधा मानसी के रूप में चला आया। आपकी बताई फाइल मैं ले आया हूँ। अच्छा, कोई मिला ऑफिस में तुमको? हाँ आंटी, मिली एक खूबसूरत सी लड़की। आपने कोई नई पर्सनल असिस्टेंट रखी है आंटी? रजत भी उसके पीछे पीछे मानसी के रूम में चला आया। हाँ बेटा, आ गई थी वो ऑफिस? हाँ मॉम, हमारे सामने ही आई थी। वो मुझे तो बहुत अच्छी और समझदार लगी, अरमान बोला। रजत झट अरमान की बात काटता हुआ बोला, लड़की अच्छी है लेकिन समझदार है कि नहीं यह तो पता नहीं। हाँ, तेज बहुत है। क्यों, कुछ कहा क्या उसने? मानसी हैरानी से बोली, अरे माँ, इसको तो हर बात बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत है। आपको पता है ना, यह सबसे पंगे लेता है। यह उससे भी पंगे ले रहा था, बस उसने इसको लगते हाथ ले लिया और इस चक्कर में उसने मेरी भी वाट लगा दी। अरमान ने बात संभालते हुए कहा, क्या कुछ गलत बोला उसने? क्या कुछ गलत बोला था मैंने उसको? रजत ने सफाई देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं मेरे भाई, तू तो पंगे ले रहा था उससे। अरे छोड़ो ना, मुझे बस इतना बताओ, कैसी लगी वो तुमको? मम, वो एक समझदार लड़की है। मुझे लगता है कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वो सब संभाल लेगी। हाँ बेटा, काबिलियत तो है उसमें, लेकिन बेटा वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है उसके पास। बस उसकी इनोसेंस और सच्चाई पर ही मैंने उसको ये जॉब दी है, क्योंकि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था अपने आसपास जो आईने की तरह साफ और पारदर्शी हो। हाँ माँ, आपने जो भी फैसला किया होगा वो सोच समझकर ही किया होगा। ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा इंसान भी ठीक से काम कर सके। जो समझदार होते हैं वो लायक भी होते हैं, जैसा कि मैं। अरमान की इस बात पर हंस दी मानसी। हाँ बेटा, तू तो मेरा राजा बेटा है। तू सही कह रहा है, वो लायक तो है। वैसे कब से जानती हैं आप सुहानी को? क्या किसी के रेफरेंस से आपने उसे जॉब दी है? नहीं बेटा, बस यूं ही उसने ऑफिस में आकर रिज्यूमे दिया और मैंने उसका इंटरव्यू लिया। कुछ प्रश्न किए उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में और बस रख लिया उसको। मॉम,
आपने एक चीज़ नोटिस किया क्या? क्या? क्या बेटा? यह जो आपकी फ़ोटो आपके रूम में लगी हुई है, सुहानी सेम टू सेम ऐसी दिखती है। मैं यही देखकर थोड़ा सा सकते में आ गया था कि ये लड़की तो हूबहू मेरी मॉम का चेहरा लेकर बैठी है। अरमान की इस बात पर कॉन्शियस हो गई मानसी, जैसे उसके बेटे ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। नहीं बेटा, मैं उसके पहले से नहीं जानती। अच्छा, वो फाइल पकड़ा मुझे, मैं साइन कर दूं? आज टेंडर का आखिरी दिन है, उसे सबमिट करा दो। मैं थोड़ी देर में ऑफिस जाऊंगी, बाकी बातें शाम को आकर करेंगे। अभी वो टेंडर ज़्यादा ज़रूरी है, आज सबमिट नहीं किया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। हाँ, आप साइन कर दो, मैं उसे जमा करा कर आता हूँ। अरमान मानसी को फाइल पकड़ाता हुआ बोला। मानसी, कैसी तबीयत है बेटा? तभी मानसी की माँ ने कमरे में एंट्री ली। आओ नानी आओ, देखो माँ का बीपी लो है, थोड़ी कॉफ़ी पिलाओ ना, ताकि माँ जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ मम्मी बैठो, मानसी उनको प्यार से अपने पास बिठाते हुए बोली। नानी देखो, जो पापा के साथ फ़ोटो लगी है ना मॉम की, यह लड़की उस लड़की की फ़ोटो है जिसे मैं अभी अभी ऑफिस में छोड़कर आया हूँ। हूबहू माँ की कार्बन कॉपी लगती है। अरमान एक्साइटेड होकर बताने लगा। नानी आपको तो पता ही होगा, कहीं वो माँ की बिछड़ी हुई बेटी तो नहीं है किसी जन्म की, क्योंकि अब यूं अचानक आपके सामने वो आकर खड़ी हो गई। अरमान नानी से मजाक करता हुआ बोला। ऐसी बात बोल गया वो जिससे मानसी ही नहीं, मानसी की माँ भी सिहर उठी। कैसी बातें करता है तू अम्मू, जा, हर बात पर मजाक करता है। तुझे तेरे इस दोस्त ने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है। नानी रजत की ओर इशारा करते हुए बोली। चलो जाओ दोनों, परेशान मत करो मेरी बेटी को, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, पता है ना, फिर भी लगे हुए हो दोनों खीखी खीखी करने। चलो जाओ, काम करो अपना। नानी की बात पर दोनों फाइल उठाकर हंसते हुए बाहर निकल गए। कौन है वो बेटा? सुचित्रा ने मानसी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। मम्मी, वो लड़की कौन है मैं सब बताऊंगी आपको, लेकिन आप पहले मुझे यह बताओ कि जिस समय मेरी बेटी पैदा हुई थी तब पापा ने किस आदमी के साथ मिलकर उसको मारने का प्लान बनाया था? कौन था वो जो मेरी बच्ची को पापा से ले गया था? आपको तो ज़रूर पता होगा ना मम्मी, मानसी ने उदास मन से पूछा। बेटा, तू पहले भी यह सवाल बहुत बार कर चुकी है, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, सालों गुजर गए हैं इन बातों को, जो धुंधली सी यादें बची थी वो भी मिट गई हैं। मुझे कुछ याद नहीं है। प्लीज़ मम्मी प्लीज़, कुछ तो याद होगा आपको, आप याद करने की कोशिश कीजिए, मानसी ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की। मम्मी, यह एक ऐसी कड़वी सच्चाई है, एक ऐसी कड़वी याद, एक ऐसा भयानक सच जिसे आप, मैं और पापा कभी भुला नहीं पाएंगे। आप कैसे भूल गईं, मुझे यकीन नहीं आता। मानसी का स्वर तेज हो उठा। क्या आपने भुला दिया कि मेरा बलात्कार हुआ था? क्या आपने भुला दिया कि उस बलात्कार से मैंने एक बेटी को जन्म दिया था? बिफर पड़ी मानसी। हाँ हाँ, भुला दिया हमने वो सब कुछ, क्योंकि हमारी बच्ची के प्रति हमारा कुछ फ़र्ज था। मानसी की माँ का स्वर भी तेज हो गया। लेकिन मम्मी, उस बच्ची का क्या दोष था जो इतनी बड़ी सज़ा दे दी गई उसको? मैं आपका और पापा का दर्द समझती हूँ मम्मी। कोई भी लड़की बलात्कार की शिकार होती है तो उसकी मेडिकल जांच के समय जो ट्रेसेस मिलते हैं उसकी रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश कर दी जाती है। फिर उसके बाद इंटरनल पार्ट के एग और स्पर्म को ड्रेन कर क्लीन कर दिया जाता है ताकि विक्टिम कंसीव न कर पाए। लेकिन इस बारे में ना आप जानती थी ना पापा, और मेरी तो कोई मेडिकल जांच भी नहीं हुई थी। इसी कारण मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता ही नहीं चला। लेकिन यह तो इत्तफाकन हुआ था ना माँ, मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे अपनी ही सुध नहीं थी तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी कोख में एक नन्ही जान पल रही है, और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इस नन्ही बच्ची का, इस नन्ही जान का दोष क्या था? बस यही कह सकते हैं कि चाहे प्रकृति या मेरा भगवान, जो कुछ भी आप उसे कह लो, वो इस बच्ची को दुनिया में लाना चाहता था। माँ,
दुनिया जब से बनी है और जब तक ख़त्म होगी, ये मौत और ज़िंदगी का बही खाता सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। मम्मी प्लीज़, कुछ ऐसा है जो आपने मुझे अब तक नहीं बताया है तो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बता दो माँ, वो कौन था जो उसे लेकर गया था। प्लीज़ माँ। मैंने उस बच्चे की कहानी सुनी है, बहुत दर्द में बीता है उसका बचपन। माँ, उसका खुद का पिता उसकी आबरू लूटना चाहता था, ये मुझे उसने बताया। हे भगवान, दिल कांप उठा सुचित्रा साहनी का। क्या ये सच है? हाँ माँ, हाँ। अभी तो उसके आधे जीवन को ही जान पाई हूँ मैं। बहुत दर्द झेला है छोटी सी बच्ची ने। मम्मी, मेरी बच्ची की हत्या के जुर्म में आप भी बराबर की शरीक हैं, ये बात कभी भी मत भूलना आप। पापा भी इसी अपराध बोध में चल बसे। मैं आपकी मदद से ये कन्फर्म करना चाहती हूँ कि जो लड़की मेरे ही रूप में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है वो सच में मेरी ही बेटी है, यह बस मेरा एक वहम है। मैं सच जानना चाहती हूँ माँ, सच। बोलते बोलते मानसी की आंखें भर आईं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर वो मेरी बेटी ना निकली तो मैं उसे यूं ही सड़क पर छोड़ दूंगी। नहीं, मैं उसकी पूरी मदद करूंगी माँ, लेकिन अगर वो मेरी बेटी है तो मैं उसे उसका हक देना चाहती हूँ। और आप भी उसकी हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगी जो आपने मेरी भलाई के कारण किया था। पापा को ये मौका नहीं मिल पाया माँ, आपको मिल रहा है। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़। माँ, आप बात समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या सच में मेरी वो बेटी मर चुकी है, या आज जो मेरे सामने आई है जिंदा रूप में वो मेरी बेटी है और बस एक तुम हो मेरे पास जो उस समय की गवाह हो कि क्या क्या हुआ था उस समय, कौन कौन था हमारे आसपास जो जानता था वो बच्ची कहाँ गई, और कुछ ऐसा जो ये बता सके कि अगर वो जिंदा है तो उसकी पहचान क्या है, जो हमें उसे वापस दिलवाने में मदद करेगा। मैं अभी भी उसे कानूनी तौर पर अडॉप्ट कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने परिवार को तो जवाब देना पड़ेगा ना कि खुद के 2 बच्चे होने के बाद भी मैं किसी दूसरे की औलाद को क्यों अडॉप्ट करना चाहती हूँ। लेकिन जब मैं खुद की बच्ची को अडॉप्ट करूँगी तब मेरे से कोई सवाल नहीं करेगा। मानसी के स्वर में गंभीरता नजर आ रही थी। लेकिन मानसी, इससे तेरी गृहस्थी पर तो कोई आंच नहीं आएगी ना बेटा। तेरे बच्चे तो तुझे अभी इतना प्यार करते हैं, कहीं उनके मन में कोई खलिश तो नहीं पड़ जाएगी। मैं सब संभाल लूँगी मम्मी, आप चिंता मत करिए। आप बस इतना बताइए कि क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपने मुझसे अब तक छिपा कर रखी हुई है। थोड़ी देर के लिए कमरे में मौन छा गया। क्या सोच रही हो मम्मी, ये एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। पापा होते तो ये सवाल सीधे सीधे मैं उनसे ही पूछती, लेकिन अब ये संभव नहीं है। माँ सोचिए, अगर वो बच्ची मरी नहीं, वो जिंदा है, तो इतने भरे पूरे परिवार, इतनी धन दौलत के बाद भी तो वो दर दर की ठोकरें खा रही है, तो उसका पाप भी तो आपके ही सर लगेगा। क्योंकि अगर आप सब कुछ जानते बूझते हुए भी मुझसे सब कुछ छिपा रही हो तो समझ लेना माँ, आपको आपके कर्म के फल से कोई बचा नहीं पाएगा। मैंने आपसे कभी इतने सवाल नहीं किए क्योंकि मैं भी हालातों से समझौता कर चुकी थी, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने देखकर अब सब्र नहीं होता माँ। जैसे मैं तुम्हारी बेटी हूँ, वो भी तो मेरी बेटी है ना। मुझे सब कुछ सच सच बता दो माँ, प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों, कहानी का ये भाग यहीं तक। अगले भाग को हम जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।